नमस्कार साथियों, भावेश मैथ्स इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जब आप YouTube चैनल के ऊपर देखते हैं तो मैथ्स बाय भावेश सर इस नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रतिशत और लाभ हानि के अच्छे प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में थे उन प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्काउंट बट्टा, जो कि प्रतिशत और लाभ हानि से मिलता जुलता टॉपिक है, हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और पिछली परीक्षाओं के अंदर, और या यूँ कह सकता हूं मैं कि बिल्कुल एक सार रूप के अंदर हम डिस्काउंट को यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। और आज के जो प्रश्न करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद आप निश्चित रूप से बट्टे से संबंधित लगभग 90% प्रश्नों को, चाहे किसी भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, आप उनको हल करने की स्थिति में रहेंगे। लगभग सभी प्रकार की स्थितियों के प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किए हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे आप क्लास के अंदर, और इन प्रश्नों को और डिस्काउंट इस टॉपिक को हम आज की इस क्लास के साथ में समाप्त करने वाले हैं। और बहुत छोटे यानी पूरे सार, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके अंदर अमृत किस प्रकार से निकल करके आया, उसी प्रकार से ये प्रश्न जो हैं आपके लिए अत्यंत उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और पूरा का पूरा जो बट्टा है वो इन प्रश्नों के माध्यम से हमारा डिस्कस हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो बचेगा वो केवल आप इनकी प्रैक्टिस करें, है ना। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप देख करके जब आप कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करता हूँ सर मैं। अच्छा, ये जब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, है ना, उसके पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भी दो चीजें हैं सर, है ना। पहले मैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं और उसके बाद में जो है प्रश्न के ऊपर आता हूं। ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज है कि जैसे मान लिया मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें कि भाई देखो, वस्तु के मूल्य जो होते हैं अलग अलग 3 प्रकार के मूल्य हम लोग यहाँ पर अब डिस्काउंट के साथ में मानना शुरू करेंगे। जैसे मान लिया आप लोगों ने कि भाई एक वस्तु जो है 400 रुपए की खरीदी सर, है ना। मार्केट के अंदर कोई व्यापारी गया और व्यापारी जाकर के एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद करके लेकर के आता है और अपनी दुकान पर आकर के उस वस्तु के ऊपर उसने 800 रुपए का टैग लगा दिया, उसको लेबल कर दिया। और जब आप उस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, मोल भाव आप करते हैं और मोल भाव करने के बाद में उसने उस वस्तु को 720 रुपए में आपको बेच दिया। बात समझ में आ गई ना सर। तो वस्तु वही है सर, लेकिन अलग अलग स्थितियों में उसका मूल्य आपका अलग अलग है। 400 रुपए की वस्तु है, टैग करने पर 800 रुपए हो गई और बेचने पर आपको 720 रुपए में बेच दी। अब ध्यान देना, वस्तु वही, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी 400 रुपए में खरीदी गई। उसके बाद अपनी दुकान पर ला करके जब उसके ऊपर 800 रुपए अंकित कर दिया गया तो वह उसका अंकित मूल्य हो गया। और जब मोल भाव करने के बाद में आपको उसने बेच दिया तो ये बेचने के कारण उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। तो ये चीज ध्यान देना, एक वस्तु का ही मूल्य है, अलग अलग स्थितियों की बात है। अब मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, जब आपने उस वस्तु को खरीदा तो आपको लगा कि साहब व्यापारी ने मुझे छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, बट्टा दिया है ना। कितनी छूट दी है? तो पता लगा कि जो छूट हमारी है वो 80 रुपए छोड़ा है उसने मुझे। किस पर छोड़ा है? 800 रुपए पर छोड़ा है। और प्रतिशत के रूप में आप जब बात करेंगे तो 10% की छूट मिली है, ठीक है। और जब व्यापारी जब अपने गल्ले पर शाम को बैठेगा कि कितना कमाया है, तो कितना कमाया है वो कहां से देखेगा? वो कहेगा कि मैंने 400 रुपए में खरीदा था और उस वस्तु को मैंने किसी ग्राहक को 720 रुपए में दे दिया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया है? 320 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। किस पर कमाया है? 400 पर, और गुणा 100 ऐसा काटते हुए प्रॉफिट कितना हुआ सर? 80%। बात समझ में आ गई। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से केवल आपको ये समझना है कि जब लाभ हानि का प्रश्न होता है हमारा, ध्यान दीजिए, वापस से मैं थोड़ा सा शब्दों के ऊपर जोर दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। जब लाभ हानि का प्रश्न होता है तो लाभ और हानि की जो गणना होती है वह वस्तु के क्रय मूल्य पर होती है और इसके कारण वस्तु का क्रय मूल्य हमारे द्वारा 100 माना जाता है। इसको ध्यान देना है। लेकिन जो छूट है, डिस्काउंट है, जो आपको दिखता है, कहां पर, किसके आधार पर दिखेगा? कि जो वस्तु का मूल्य आप अंकित कर रखे हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब छूट कहां पर मिलेगी? छूट अंकित मूल्य पर मिलने वाली है। इसका मतलब हमारा बेस क्या हो गया? हमारा बेस अंकित मूल्य हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान देना। तो जब छूट वाले प्रश्न है, डिस्काउंट वाले प्रश्न, उसमें बेस जो है 100, वह आपका अंकित मूल्य माना जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं जल्दी से, अब इसको समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसके अंदर। लाभ हानि के प्रश्नों में
लाभ हानि की गणना वस्तु के क्रय मूल्य के ऊपर होने के कारण वस्तु का क्रय मूल्य हमारे द्वारा 100 माना जाता है, और छूट वाले डिस्काउंट वाले प्रश्नों के अंदर छूट वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है, इसके कारण अंकित मूल्य को 100 माना जाता है। ये आपके दिमाग में एक चीज आ जाए। चलिए सब प्रश्नों की शुरुआत कर लेता हूं मैं। एक वस्तु 20% और 5% के दो क्रमागत बट्टों के बाद 14,440 रुपए में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? प्रश्न क्या कह रहा है ना, एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन रुपीज 14,440 आफ्टर टू डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट कह सकते हैं। फाइंड द मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। चलिए सर, अब आपको सीधा सिंपल सी बात है, एक वे आपको क्रिएट करना है कि देखिए सबसे पहले यहां पर अंकित मूल्य है सर। अंकित मूल्य के बाद यानी वस्तु के ऊपर जो मूल्य अंकित कर रखा था उसके बाद आपको दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 20% का प्रश्न ने कहा, और उसके बाद अगला डिस्काउंट 5% का दिया गया, और उसके बाद में विक्रय मूल्य यानी वस्तु बेच दी गई। वापस ध्यान देना सर, आपका डायग्राम तो यही बनने वाला है कि भाई वस्तु थी तो सबसे पहले आपको वस्तु का अंकित मूल्य आपको नजर आया। जैसे ही आपने उस वस्तु को उठाया, जैसे मान लिया कोई शर्ट खरीदा, उसके ऊपर लेबल लगा था कि भाई ये जो है 800 रुपए का शर्ट है, 1200 रुपए का प्रिंट रेट जिसको अपन कहते हैं वो था। उसके बाद में आपने उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब 20% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, ऐसे डिस्काउंट करते हुए आपको बेचने की बात हो रही है, विक्रय मूल्य। तो आपका डायग्राम ये रहा। अब आपका प्रश्न देखिए क्या स्थिति बनती है। 14,440 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा 14,440 है। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, जिसको हम लोग एक्स लिख रहे हैं। और जैसा कि हमने प्रतिशत में भी ऐसा प्रश्न किया है, लाभ हानि के अंदर भी प्रश्न किया है, यहां पर फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि हमें अपनी शुरुआत लेफ्ट से राइट की ओर जाकर के करनी है। जैसा आप अपनी कॉपी में लिखते हैं लेफ्ट से राइट, उस लेफ्ट से राइट जाने वाला हर प्रोसेस सही है सर। चाहे किसी भी प्रकार का प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन राइट से आने वाला हर प्रोसेस गलत है, इसको आपको ध्यान देना। तो मुझे लेफ्ट से राइट की ओर ही चलना है, और जब लेफ्ट से राइट की ओर चलूंगा तो सबसे पहले मैंने लिखा x, उसके बाद में 20% का डिस्काउंट यानी कि 20% कम करना, 100 में से 20 घटाना, कितना हो गया 80%। ये हो गया सर 80/100। उसके बाद में 5% का डिस्काउंट यानी 5 और कम करना घटाना, कितना हो गया 95%, 95/100 बराबर में विक्रय मूल्य 14,440। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी सर। यानी x से शुरुआत कर ली हम लोगों ने, 20% घटाते हुए 80%, 80/100, 5% घटाते हुए 95/100, 95% और 14,440। चलिए अब आगे जो कैलकुलेशन कैसी होगी, ये 80/100 और 95/100 का पक्षांतरण होगा। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी, 14,440 राइट के अंदर है, उसको मुझे लिखना होगा। इधर से 80/100 और 95/100 का पक्षांतरण करना है, तो ये हो जाएगा आपका 100/80 और गुणा में 100/95। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। और चलिए सर यहां से हम इसको कैंसिल करते हुए इसको हल कर लेते हैं। 0 से एक 0 कोई भी एक काट लेते हैं। 8 का पहाड़ा देखिए यहां पर 440 में, यानी 8 की भाजकता का नियम है, अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का भाग लगे तो भाग लग जाएगा। और जब मैं देखता हूं 440 से 3 अंक है, और इसके अंदर जब 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 5 40, 4 बच करके फिर वापस से 8 5 40 लग जाएगा। तो 8 का पूरा पूरा भाग लगना है इसमें। 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, 6 बचा, 8 8 64, फिर 4 में भाग टूटने का 0 जरूर लगाना, और उसके बाद 8 5 40। अब देखिए 5 के पहाड़े से काट लेता हूं, 5 के पहाड़े से 2 बार, और 5 के पहाड़े से 19 बार, और 19 से मैं 1805 को भी काट लेता हूं सर। तो देखिए 19 से काट रहा हूं, 19 एकम 19, और यहां पर 19 का पहाड़ा 19 नम 171, 180 में से 171 चला गया, पीछे रह गया 9 और 5 95, 19 पंजा 95। और जब मैं इसको गुणा कर लेता हूं तो देखिए हमारा परिणाम जो है क्या हो रहा है सर, ये देखिए इनका गुणा है। एक तो 95 का 2 से गुणा और उसके बाद 100 के 2 0, तो 95 का डबल हो गया 190 और 2 0। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा 19,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपके दिमाग में आया होगा। और ऐसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 2 प्रश्न कर लिए थे, प्रतिशत के लिए भी किया था, लाभ हानि के लिए भी किया था, और वही प्रोसेस आपका बट्टे के लिए फिर से रिपीट कर लेता हूं। लेफ्ट से राइट वाला आपको प्रोसेस अप्लाई करना है, और लेफ्ट से राइट वाला हर प्रोसेस आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 16,000 रुपए का एक कूलर है, ठीक है, 20%, 10% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। प्रश्न क्या कह रहा है? अ कूलर ऑफ ₹16,000 इज अवेलेबल ऑन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 10%। दी बट्टा श्रेणी के समतुल्य एक बट्टा प्रतिशत कितना है? फाइंड वन इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट टू गिवन डिस्काउंट सीरीज, ऐसा आपका प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सर यहां पर बात करते हैं। 20, 10 और 10 ये 3 डिस्काउंट्स आपके हैं और इन 3 डिस्काउंट्स के बाद में आपका एक डिस्काउंट कितना परसेंट बनता है, हमें उसके बारे में सोचना है, उसको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहली चीज है, जब भी कोई डिस्काउंट सीरीज आपके पास में है और उसके माध्यम से एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट यानी समतुल्य बट्टे प्रतिशत को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दिमाग में आए कि जो रुपया है उस रुपए का किसी प्रकार का कोई रोल हमारे लिए नहीं है, चाहे कूलर 16,000 का है या 56,000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो केवल और केवल एरो डायग्राम जो हमने प्रतिशत में पढ़ रखा है उसी को आपको प्रयोग करना है। हमें क्या सोचना है कि भी कूलर का मूल्य 100% है, ऐसा यानी 100 रुपया कूलर का मूल्य है। उसके बाद में जो डिस्काउंट है उनको आप देते चलें और अपने परिणाम को प्राप्त करें। देखिए 100 रुपए का कूलर, पहला जब डिस्काउंट 20% दिया गया यानी 20 रुपए का डिस्काउंट है, ये देखिए ये डिस्काउंट आ रहा है सर, ठीक है ना भाई, परसेंट में 20 है लेकिन 100 रुपए पर 20% का, तो 20 रुपया डिस्काउंट बन गया, तो 100 में से 20 घटाने पर आप पहुंच गए सर 80 पर, ठीक है। अगला डिस्काउंट कितना है? हमारे प्रश्न में अगला डिस्काउंट है 10%, और जब मैं यहां से 10% की बात करता हूं तो 80 का 10% कितना बना? 8 बना। ये पहला डिस्काउंट था और ये आपका दूसरा डिस्काउंट है 80 का 10%, दोनों का गुणा 100 का भाग, 8 के पाड़े से 1 गुणा करने पर 8, तो 80 में से 8 डिस्काउंट और हो गया सर, और छूट मिल गई तो आप पहुंच गए 72 पर। उसके बाद तीसरा डिस्काउंट क्या है? तीसरा डिस्काउंट फिर से 10% है, और जब मैं यहां पर 10% करूंगा तो चलिए इस कैलकुलेशन को देखना है। 72 का 10%, दोनों का गुणा 100 का भाग, 100 में 2 जीरो हैं और यहाँ 10 का 1 जीरो कट गया तो 1 जीरो 100 का बच गया, तो 72 में 10 का भाग देने पर कितना हो गया? 7.2, और ये तीसरे हिस्से पर आने वाला डिस्काउंट है। और जब 72 में से 7.2 आप घटा देंगे, कम कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर 8 घटाने पर ये 64.8 हो गया। वापस से इस डायग्राम को समझ लेते हैं, यानी कोशिश करें अपना प्रश्न जो है डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, है ना, 20% डिस्काउंट यानी 20 रुपए छोड़ने पर घटाने पर 80 रुपए, 80 रुपए पर अगला डिस्काउंट 10% का 8 रुपए और छोड़ दिए आपने दूसरे डिस्काउंट के रूप में, और 80 में से 8 घटाने पर 72, और 72 का 10% 7.2, इसको घटाने पर 64.8, ये तीसरा डिस्काउंट। अब चलिए सर, अब अपने प्रश्न का आंसर हम 2 तरीकों से दे सकते हैं। देखिए पहला जो तरीका है ना, रिजल्ट, भाई हमारा प्रश्न कह रहा है कितना बट्टा है ना, तीनों को मिलाकर एग्रीगेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, तो जो तीनों डिस्काउंट है उसको आप जोड़ दें सर, है ना, ये D1, ये D2 और ये D3, इन तीनों को जोड़ते हुए 20, 8, 28 और 7 35.2%, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। एक तरीका तो ये है, क्योंकि आपको छूट ही तो पूछी गई है और छूट आपकी 20 रुपए, 8 रुपए और 7.2 रुपए की छूट है, इनको जोड़ते हुए 35.2, एक तरीका ये। और दूसरा जो तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ये 100 है और इस 100 के साथ में जो एंड 64.8 के साथ में हुआ है, इसको घटाते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी 100 में से 64.8 अगर घटाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके घटाना है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का मतलब ये है 100 का अभिप्राय 100.0 से रहा, और ये 64 दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके इस प्रकार से जब आप घटाएंगे तो देखिए 8 और 2 10 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1, 7 और 3 10, अगेन 35.2%, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। तो जो भी आपको उचित लगता है, आपको लगता है कि एरो डायग्राम के अंदर डिस्काउंट की वैल्यूज मेरे पास में आ चुकी है, आप इन तीनों वैल्यूज को जोड़ते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, या इनिशियल 100 और एंड आपका जो 64.8 पर हो रहा है, उन दोनों को आपस में घटाते हुए 35.2, इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं ना। मतलब कुल मिलाकर के फाइनली लास्ट पोजीशन के अंदर थोड़ा चेंजेज है, बाकी आपको एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो जब भी आपको कहा जाए इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, जो भी वस्तु का मूल्य है
उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। एरो डायग्राम 100 से आप स्टार्ट करें, अपने प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? ठीक है जी, कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 20% छूट देकर भी 10% लाभ कमा सके? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी लिस्टेड बाय अ शॉपकीपर in such a way that he can earn a profit of 10% after given a discount of 20%। यानी 10% का लाभ मुझे कमाना है और 20% की मुझे छूट देनी है। चलिए सर, ये पहला प्रश्न है और इसके बाद आने वाले 2 से 3 प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होने वाले हैं। देखिए, अभी तक के जो 2 प्रश्न थे वो एग्जैक्टली हम लोगों ने जो प्रतिशत पढ़ा, लाभ हानि पढ़ा, उसी पर आपका बेस था। केवल आपका जो है डिस्काउंट शब्द, छूट शब्द ऐसा आपके पास में आ रहा था। चलिए सर, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, जैसे शुरुआत की थी, है ना, तो देखो यहां पर लाभ है सर, और जब प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न होता है तो मुझे बताइए 100 किसको माना जाता है? 100 क्रय मूल्य को माना जाता है। ये ध्यान देना है, क्योंकि लाभ और हानि की गणना वस्तु के क्रय मूल्य पर होने के कारण बेस क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसी को 100 मानेंगे। मुझे बताइए डिस्काउंट, छूट का प्रश्न अगर है तो छूट वाले प्रश्न में 100 किसको मानोगे? 100 आप अंकित मूल्य को मानोगे, क्योंकि छूट जो दी जाती है वस्तु की प्रिंट रेट, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसका मतलब मुझे अंकित मूल्य को 100 मानना। क्लियर हो गया? लेकिन अब देखो, जो प्रश्न की बात कर रहा हूं, 10% का लाभ है। केवल अगर लाभ होता तो मैं क्रय मूल्य को 100 मानता, ठीक है ना। प्रश्न में 20% छूट भी है। अगर पूरे प्रश्न में केवल एक ही शब्द छूट होता तो मैं 100 अंकित मूल्य को मानता। लेकिन जब प्रश्न में 100 किसको माने, अब ये प्रश्न मेरा बन रहा है कि क्योंकि प्रश्न में छूट का प्रतिशत भी है और लाभ का प्रतिशत भी है, दोनों प्रतिशत हैं, तो आप 100 किसको मानोगे? बात, मेरा प्रश्न आप समझ में आ गया ना, कि भाई अगर अकेला लाभ हानि का प्रश्न है तो क्रय मूल्य 100 निर्विवाद रूप से, अकेला छूट का प्रश्न है तो अंकित मूल्य 100, है ना, बी फ्रैंक आप हो जाए ना, उसमें सोचना ही नहीं आपको। लेकिन जब छूट का प्रतिशत भी है, लाभ का प्रतिशत भी है, तो 100 किसको मानोगे? तो अब उसका उत्तर सुन लें आप, कि ऐसी स्थिति में न तो क्रय मूल्य 100 माना जाएगा और न अंकित मूल्य 100 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 के बगैर भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। तो अब देखो क्या स्थिति कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए, 100 सोचना है सर, 100 आप सोचेंगे कि भी 100 तो मुझे लिखना ही लिखना है, लेकिन जो 100 मेरे द्वारा लिखा गया, ये 100 न तो क्रय मूल्य है, न विक्रय मूल्य है और न अंकित मूल्य है। यानी 100 लिखा है लेकिन 100 किसी भी प्रकार से वस्तु का मूल्य नहीं है। पहली चीज क्लियर हो जाए, तब फिर क्या होगा? आपके दिमाग में 2 चीजें हैं। डिस्काउंट कितना है सर? 20%। तो बट्टा हमेशा 100 में से घटेगा, और 100 में से जब डिस्काउंट का 20% आप कम कर देंगे सर, तो 80 जो डिस्काउंट घटाने के बाद जो मूल्य आ रहा है, ये वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। इसको ध्यान देना, डिस्काउंट हमेशा घटेगा, 100 में से घटाते हुए जो 80 आया वो क्रय मूल्य हो गया। और दूसरा जो प्रतिशत है, प्रॉफिट है 10%, तो प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, और 100 में 10 जुड़ करके 110, ये हो गया सर आपका अंकित मूल्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आ गया कि जब भी प्रश्न में डिस्काउंट का और लाभ का दोनों का प्रतिशत आपके पास में है, तो 100 मानना जरूर है, लेकिन 100 न तो क्रय मूल्य होगा, न 100 अंकित मूल्य होगा, और साथ साथ कह भी दे रहा हूं कि न 100 विक्रय मूल्य होगा। 100 में छूट का 20% घटाने के बाद 80 क्रय मूल्य हो गया, और 100 में लाभ का 10% जोड़ने के बाद 110 अंकित मूल्य हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा करके अंकित करना है? इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकल रहा है सर कि हमारा 100 रुपए की वस्तु पर मुझे 110 रुपया लिखना है। सॉरी, 100 रुपया नहीं, ये गलती हो गई मुझसे,
80 रुपए की वस्तु पर, यानी कि 80 है ना सर, 80 रुपए की वस्तु पर मुझे 110 रुपया लिखना है, ये चीज है सर। तो बताइए कितना बढ़ाना है सर अपने प्रश्न का आंसर, यानी 80 रुपए का माल जब मैं उसके ऊपर 110 लिखता हूं तो बताइए कितना बढ़ा, तो पता लगा 30 रुपया बढ़ा करके लिखा। किस पर लिखा, 80 रुपए वाली वस्तु पर, और गुणा 100 कर लें तो 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, 25 और 3 का गुणा 75 में 2 का भाग देने पर कितना बना सर, 75 का आधा 37.5 यानी 37.5%। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 37.5, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा। और जब तो डिस्काउंट हमेशा घटेगा, वो क्रय मूल्य बनेगा, और लाभ हमेशा जुड़ेगा जो अंकित मूल्य बनेगा। और इस प्रश्न में 80 रुपए की वस्तु पर 110 लिखना है, 30 रुपया बढ़ाना है 80 रुपए पर, और प्रतिशत 37.5। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं अगले प्रश्न में। थोड़ी सी लैंग्वेज है ना हमारी चेंज हो गई है, लेकिन जो हम लोगों ने सीखा है समझा है उसी का आपको प्रयोग करना है। 6,900 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 25% छूट पर बेचकर भी एक व्यापारी 15% लाभ कमाता है। देखिए दो प्रकार की अलग अलग स्थितियां दे रखी है। 6,900 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु है, यानी कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,900, यानी 6,900 मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, अंकित मूल्य है। और प्रश्न क्या कह रहा है, 25% छूट पर बेचकर भी 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल a shopkeeper earn a profit of 15% after given a discount of 25%। वो छूट पर बेचकर 15% लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एग्जैक्टली आपका प्रश्न लगभग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो अभी हम लोगों ने किया था। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर छूट का प्रतिशत आपके पास में है, ठीक है ना, और लाभ का प्रतिशत भी आपके पास में है, तो ऐसी स्थिति में 100 सोचना है, 100 लिखना है, लेकिन 100 न क्रय मूल्य है, न विक्रय मूल्य है, न अंकित मूल्य है। 100 के बगैर कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। 100 लिखना जरूर है। 100 में डिस्काउंट का, छूट का 25% यानी 25 घटाने के बाद जो 75 रुपया आएगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगी। समझ गए बात को। और इसी प्रकार से 100 में प्रॉफिट का 15% जोड़ने के बाद 115 रुपए जो आएगा वह वस्तु का अंकित मूल्य होगा, यानी कि मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस आएगी। पिछले प्रश्न में भी हमने यही कहा था, इसलिए अब दोबारा से डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा प्रश्न का उत्तर देखिए किस प्रकार से बन रहा है, उसको ध्यान देना। ये 6,900 रुपए क्या है, मैंने इसके ऊपर खेल खेलना है मुझे। 6,900 रुपए भाई अगर क्रय मूल्य है तो 75 के बराबर है, 75 का भाग दो, और अगर वो अंकित मूल्य है तो 115 के बराबर है, 115 का भाग दो, यानी जो रुपया जिससे संबंध रखता है उसका भाग देना। तो आपका प्रश्न कह रहा है 6,900 रुपया अंकित मूल्य है, और यहां पर अंकित मूल्य 115 है। चूंकि ये 115 के रेस्पेक्ट में है इसलिए मुझे 115 का भाग देना है। और किससे गुणा करना है सर, मुझे गुणा करना है, क्या पूछा गया, क्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस के लिए। और इस प्रश्न के अंदर हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, कॉस्ट प्राइस 75 है, इसलिए मुझे किससे गुणा करना है, 75 से गुणा करना है। तो चलिए नई चीज क्या सीखी हम लोगों ने
कि भाई ये जो आंकड़े हैं 75 और 115, पिछले प्रश्न में तो क्या था, सीधा कितना परसेंट बढ़ाना है तो आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहां पर इन आंकड़ों को जो 75 और 115 जो नंबर्स हमारे पास में आए, इनको मुझे 6900 पर अप्लाई करना है। तो 6900 चूंकि अंकित मूल्य है इसलिए 115 का भाग देना है, और क्रय मूल्य पूछा गया इसलिए क्रय मूल्य का 75 से गुणा करना है। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 23 का पहाड़ा लगाते हैं, देखिए 23 का पहाड़ा 3 बार 69 डबल 0, 23 का पहाड़ा 5 बार लगने पर 115 होगा, 5 का पहाड़ा लगाने पर 5 छंग 30 और 0, और जब मैं इसका गुणा करता हूं तो 0, 6 पंजा 30 हासिल 3, 42 और 3 45, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सर, 4500 रुपए। और जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया 4500 रुपीज। ये प्रश्न जो है उल्टे क्रम में भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि 4500 रुपए में एक वस्तु खरीदी गई, उस पर कितना मूल्य अंकित करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का काम जो अपना है वो तो सेम रहने वाला है। उसके बाद 4500 में चूंकि खरीदी गई है, क्रय मूल्य है, उसमें आप 75 का भाग देंगे और 15% लाभ कमाना है। अंकित मूल्य जब 115 होगा तो 115 का गुणा कर देंगे। तो आपको केवल और केवल ये रुपया किससे संबंध रखता है उसका भाग देना है, क्रय मूल्य होने पर 75 का इस प्रश्न के लिए, और अगर अंकित मूल्य है तो 115 का, जैसा हमने यहां पर भाग दिया है। चलिए सर अगला प्रश्न और देखते हैं। सर हमारा प्रश्न यहां पर है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% छूट पर बेचकर भी 20% का लाभ कमाता है। प्रश्न की लैंग्वेज को मैं रिपीट कर रहा हूं। अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर ऑन एन आर्टिकल। ठीक है जी। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इस वस्तु पर अगर वो 20% की छूट देता है तो लाभ का प्रतिशत कितना है। 20% छूट देने पर लाभ, भाई जैसे देखें भाई एक व्यापारी का बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्राइटेरिया बना है कि जो भी ग्राहक आएगा वो ग्राहक को 10% की छूट मिल जाएगी, है ना। जो भी आम है ग्राहक है, राह चलता हुआ दुकान पर चढ़ा, 10% की छूट देकर के वो माल दे देगा, और उसके ऊपर उसने इस प्रकार से प्लान कर रखा कि 20% वो लाभ कमा लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दुकान पर कुछ विशेष प्रकार के ग्राहक आ जाते हैं जो जान पहचान वाले हैं या अपने सगे संबंधी हैं, तो उनको ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो प्रश्न ही कह रहा है कि जब 10% की छूट देता है तो लाभ 20% का है, लेकिन अगर 20% की छूट देगा तो फिर लाभ कितना प्रतिशत होगा। चलिए सर देखते हैं। तो प्रश्न की सिचुएशन में पहली पंक्ति बहुत स्पष्ट है। पहली पंक्ति में कहा गया 10% की छूट देना और उसके बाद 20% का लाभ कमाना। तो जो पिछले दो प्रश्न किए थे ठीक ठीक वैसा ही मुझे करना है। जब किसी प्रश्न में केवल लाभ हानि की बात होती है तो 100 क्रय मूल्य होता है, और जब किसी प्रश्न में केवल छूट की बात होती है तो 100 अंकित मूल्य होता है। इस प्रश्न में 10% छूट भी है और 20% का लाभ भी है, तो इसका मतलब 100 न क्रय मूल्य है न अंकित मूल्य है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 100 लिखना है, लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य नहीं है, और न ही ये विक्रय मूल्य है। इसको विशेष ध्यान देना। तो फिर क्या करें, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कैसे कहां से प्राप्त करें, तो आपके दिमाग में आएगा इसमें से डिस्काउंट का 10% कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 90 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया। इसके बाद अगर मैं इसी 100 के अंदर प्रॉफिट का 20% जोड़ देता हूं तो 120 रुपया होगा। ये वस्तु का अंकित मूल्य हो गया, यानी मार्क प्राइस हो गया। तो कुल मिलाकर के उसने इस प्रकार का सिस्टम कर रखा है कि 90 रुपए की वस्तु पर 120 रुपया अंकित कर रखा है। तो हिसाब किताब बैठ जाता है कि 10% की छूट देता है, 20% का वो लाभ भी कमा लेता है। लेकिन अब हुआ क्या, अब सिचुएशन के अंदर ध्यान देना, 20% छूट देता है। अब मुझे बताइए छूट किसके ऊपर मिलेगी, भाई डिस्काउंट जो होगा, छूट वो मार्क प्राइस के ऊपर मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो जब मैं इसके आगे की तरफ बढ़ता हूं तो छूट यहां पर मिल रही है। सर समझ रहे हो बात को, छूट जो डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर है। तो चूंकि हमने कहा अंकित मूल्य 120 है, अब आप इसके अंदर 20% की नई स्थिति में छूट दे रहे हैं। अब 120 का 20% मुझे कैलकुलेट करना चाहिए।
इन दोनों का गुणा और 100 का भाग। तो दोनों का गुणा किया, 100 का भाग दिया, 100 के 2 जीरो और ये दिखने वाले 2 जीरो कट गए। 12 और 2 का गुणा कितना हो गया सर? 12 और 2 का गुणा 24 हो गया सर। समझ गए? तो 120 में से जब 24 कम हो गया, घट गया, तो पीछे कितना रहा? 96। और ये आपका विक्रय मूल्य बना है, यानी सेलिंग प्राइस बना है नई प्रकार की स्थिति में। वापस ध्यान दीजिए भाई, यहां तक 90 120 तक तो सीधा सरल सा गणित था। 10% की छूट घटाने पर 90 क्रय मूल्य हो गया, लाभ का 20% जोड़ने पर 120 रुपया अंकित मूल्य हो गया। लेकिन अब प्रश्न ये कहता है कि अब वो 10% छूट नहीं दे करके अब 20% छूट अगर देता है किसी विशेष व्यक्ति को, तो छूट किस पर दी जाएगी? भाई जो प्रिंट रेट होगी उसी के ऊपर दी जाएगी। और यहां पर प्रिंट रेट अंकित मूल्य आपका 120 रुपया है, तो 120 रुपए पर 20%, जो कि कैलकुलेट करने पर 24 रुपए बनती है आपकी। तो 120 का 20% 24 रुपया छोड़ दिया, तो 120 रुपया प्रिंट था, 24 रुपया आपने छोड़ दिया है, 24 कम कर दिया, घटा दिया, तो 96 रुपए आपका क्या हो गया सर? विक्रय मूल्य हो गया। अब आपका प्रश्न कह रहा है लाभ कितना प्रतिशत है, और लाभ की गणना वस्तु के क्रय मूल्य पर होती है। अब हमारी स्थिति क्या बनी सर? हमारी स्थिति ये बन रही है कि जो वस्तु यहां पर देखिए 90 रुपए में खरीदी गई है, वह 90 रुपए की वस्तु अब 96 रुपए में विक्रय मूल्य बेची जा रही है। तो 90 का माल अगर 96 रुपए में बेचेंगे तो लाभ हो रहा है सर। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ? वस्तु के क्रय मूल्य पर हुआ, 90 रुपए पर हुआ, और गुणा कर दें 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा सर। और कैलकुलेशन करते हैं सर थोड़ी। 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार, यानी 20/3, और जब 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 सही 2/3% लाभ, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत प्यारा प्रश्न था सर, है ना, कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया। और लगभग जब एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, है ना, 4 से 5 रविवार के एग्जाम है, 2-2 पारी के अंदर है, 8 से 10 प्रकार के पेपर बनते हैं, तो ये बात निश्चित रूप से मान लें कि भाई इस प्रकार का प्रश्न तो आपको लगभग हर चौथे पेपर के अंदर आपको मिल जाता है। चाहे कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी भी स्टेट की परीक्षाएं हो, आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए सर। ठीक है सर। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो आंकड़े हैं 10 है 20 है, ये थोड़े बहुत हल्के फुल्के इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। मतलब इसका जो की वर्ड क्या था सर, कि अगली जो छूट है वो अंकित मूल्य पर दे देना, 120 पर छूट देकर के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ का प्रतिशत निकाल देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये भी काफी पूछे जाते हैं सर। 5,500 रुपए के एक बीजक पर, बीजक का मतलब है एक बिल्टी है, बिल है, ठीक है, एक शर्त इस प्रकार से अंकित की गई है। अब इस शर्त को देखना है भाई, 5,500 रुपए का बीजक का मतलब है ये बिल है आपका बाउस, है ना, जिसके अंदर टोटल कि भी इतना रुपया सेलिंग हुई है। शर्त क्या है, इस शर्त को समझने का प्रयास करना। नगद, नगद का मतलब क्या है? कैश। 8, 7/10, 5/20, 1/25, n/30, ये आपकी शर्त है। और प्रश्न कह रहा है बिल का भुगतान 13वें दिन अगर किया जाता है तो भुगतान की राशि कितनी है? ठीक है ना, कितना भुगतान करना है। अब इस शर्त को आपको समझना है। देखिए मैं शर्त को वापस एक बार लिख देता हूं। नगद 8, 7/10, 5/20, 1/25 और n/30 ये है। इसका सीधा सरल सा गणित ये है कि नगद 8 का मतलब ये है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 8% डिस्काउंट मिल जाएगा। किसका मिलेगा सर? इस 5,500 रुपए का 8% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो। मान लो कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो यहां देखें सर, हर में क्या लिखा है? ये 10 लिखा है, यानी 10 दिन के भीतर भीतर अगर आप पेमेंट करते हैं, 10 दिन के भीतर भीतर का मतलब 10वें दिन तक का पेमेंट करते हैं, आपने कैश भुगतान नहीं किया और पहले दिन से लेकर के 10वें दिन के बीच में या 10वें दिन तक अगर आप भुगतान करते हैं तो आपको डिस्काउंट 7% का मिलेगा और ये डिस्काउंट 5,500 पर मिलेगा। अगर आप 10 दिन तक भी भुगतान नहीं कर पाते हैं तो 10 के आगे जब बढ़ेंगे, आगे आपको 20 दिख रहा है, यानी 11 से लेकर के 20 दिन के बीच अगर आप भुगतान करते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट 5% का मिलने वाला है। अगर आप भुगतान 20 दिन तक भी नहीं कर पाते हैं तो 20 दिन के बाद
और 25वें दिन तक यानी 21 दिन से लगा करके 25 दिन तक अगर आप करते हैं तो आपको डिस्काउंट केवल 1% दिया जाएगा। और 25 दिन के बाद अगर आप भुगतान करते हैं तो N फॉर नील यानी कोई डिस्काउंट आपको देय नहीं होगा। ठीक है सर, तो ये 30 दिन तक आप भुगतान कर सकते हैं और उसमें अलग अलग अवधि के अनुसार अलग अलग डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये शर्त आपको अगर समझ में आ जाती है तो हम अपने प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सर मुझे बताइए, इस प्रश्न के अंदर वही चीज़ है सर, सबसे पहले अंकित मूल्य की बात करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर एक डिस्काउंट की बात करूंगा और उसके बाद में भुगतान का मतलब है बेचने की राशि विक्रय मूल्य की मैं बात करूंगा। ठीक है सर, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और विक्रय मूल्य आपका यही क्रम रहने वाला है। अंकित मूल्य आपका प्रश्न में है सर 5,500 रुपये। अब आपको सोचना है सर डिस्काउंट कितना है, क्योंकि जो शर्त है उसके आधार पर आप तय करेंगे और शर्त में आपका भुगतान कौन से दिन करना है सर? 13वें दिन भुगतान करना है सर आपको। और 13वें दिन का मतलब क्या हुआ सर? 13वें दिन का अभिप्राय हुआ कि भी 10 दिन के बाद आगे निकल गए हैं और 20 दिन से पहले पहले तो 10 तक तो आपका 7% था और 10 के बाद आपका भुगतान डिस्काउंट कितना है सर? 5% है। यानी जैसे 10 के आगे निकलते हैं अगला आंकड़ा आपको देख लेना है, 20 से आगे निकले तो अगला आंकड़ा 1 देख लेना है, ये आपकी शर्त है। तो डिस्काउंट यहां पर कितना है सर? डिस्काउंट 5% है। और विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है जिसको मैंने x लिखा। और फिर से वही चीज जहां से आज की क्लास की शुरुआत की थी या पहले भी हमने डिस्कस किया, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हुए आप प्रश्न को हल करेंगे। और जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले 5,500 है, 5% का ये डिस्काउंट है सर, तो 100 में से 5 घटाने पर 95% है, तो 95/100 और बराबर x, जो कि आपको चाहिए अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में। बात समझ में आ गई? यानी इस प्रश्न के अंदर बहुत आसान सा प्रश्न है, कई परीक्षाओं के अंदर होता है और यहां पर अगर शर्त को आपको समझ में आ जाती है तो हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो 5,500 के बाद में 5% डिस्काउंट 95/100 कर दिया। चलो इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 95 का और 55 से हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी, तो इनका जो गुणा करेंगे तो 5 का 5 से गुणा 25, आप भी कैलकुलेशन जरूर करें सर, हाथ से लगा 2, 25 और 45 ये हो जाएगा 70 और हासिल का 2 72, हासिल लगा 7, 9 पंजा 45 और 7 52। भाई एक बार कैलकुलेशन आप जरूर करें सर। ठीक है ना? 5,225 रुपये, ये ऑप्शन नंबर डी अपने प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है, 45 25, ठीक है ना? 45 और 25, 70, 2 हासिल का 72, 7 45 7 52। मैं समझता हूं कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 5,225 रुपये अपने प्रश्न का उत्तर है। बहुत आसान सा आपका प्रश्न रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 6,500 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य इसका मतलब लिस्ट प्राइस की बात हो रही है, मार्क प्राइस की बात हो रही है। इसे 2 क्रमित बट्टों के साथ 5,031 रुपये में बेचा जाता है। ध्यान दीजिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात कर रहा है, 5,031 में बेचने की भी बात कर रहा है। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा कितना होगा, है ना? सेकंड डिस्काउंट आपको निकालना है। प्रश्न हमारा इस प्रकार की बात कर रहा है कि एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस ₹6,500 इज सेलिंग ऑन ₹5,031 after given 2 successive discounts. If the rate of first discount is 10%, then find the second discount. कुछ नहीं करना है सर, वही आप एरो डायग्राम की बात करें, लेफ्ट में हमेशा अंकित मूल्य, बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य राइट में। देखो इस प्रकार से अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, उसके बाद में 2 डिस्काउंट की बात हो रही है हमारे प्रश्न में। ठीक है, और 2 डिस्काउंट के बाद में यहां पर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। प्रश्न ने कहा 6,500 रुपये अंकित मूल्य है और 5,031 रुपया विक्रय मूल्य है। बात समझ में आ गई? अब चलिए सर, अब इसके अंदर क्या चीज है सर? 2 बट्टों में से एक बट्टा आपके पास में है, तो मुझे ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए सर। 6,500 का 10%, 2 जीरो 100 का भाग लगाने पर दोनों का गुणा, ये कट जाएंगे और 65 का 10 से गुणा होने पर 650 रुपया ये आपको छूट मिल गई है। बात समझ में आ गई? यानी पहला बट्टा तो आपके पास में है,
10%, तो मैंने 10% निकाल दिया और 650 कर लिया। अब 6500 में से जब छूट 650 रुपये को छोड़ देंगे तो इसमें से जो अगर मैं घटाता हूँ 500 700 तो कितना आएगा सर? ये 700 घटाने पर 5800, तो मैं समझता हूँ 5850 रुपये यहाँ पर आ गया, यानी सेंटर के अंदर जब पहुँचे एक बट्टे के बाद 5850। ठीक है जी। अब दूसरा डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है, तो अब आपको क्या देखना है सर कि यहाँ पर कि जो रुपया है आपके 5850 से अब दाम और घट गया है सर 5031 रुपए के रूप में। तो बताइए डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 5850 माइनस 5031, और जब मैं इसको घटाता हूं तो 9 और 1 10, 4 और 1 5, ये हो गया 819 रुपए का डिस्काउंट हो गया। वापस ध्यान देना, 6500 का मूल्य का कोई आर्टिकल था, 10% की छूट 650 रुपये आपने उसके ऊपर छोड़ दिए, तो 6500 में से जब 650 कम कर दिए तो अब वस्तु का मूल्य 5850 हो गया एक छूट देने के बाद। उसके बाद एक छूट और देता है, अब वो छूट कितनी है वो हमने निकाली, 5850 में से 5031 को घटाते हुए 819 रुपये। और मुझे बताइए अपने प्रश्न का आंसर, डिस्काउंट का परसेंट मुझे चाहिए, 819 रुपये की छूट है। और ये छूट किस पर है? ये छूट 5850 पर है, 5850। और गुणा किससे कर दें सर? गुणा हम लोग कर देते हैं प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 का पहाड़ा लगाया सर 2 बार, और 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 3 बचने पर 5 7 35। अब 117 और 819 को आप 13 और 9 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं, क्योंकि 117 13 और 9 का गुणा है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सीधा सीधा 7 गुना हो रहा है, क्योंकि 17 7 119 होता है, 17 और 7 का गुणा, और 119 का 19 से हासिल 1 लग चुका है, तो मैं इसको सीधा भी इसको सोच सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और नहीं तो 13 से और 9 के पहाड़े से, यानी 2 बार में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है सीधा सीधा 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 का 7 से गुणा 49, 49 का 9 हो गया, 4 ऊपर हासिल में कैरी ओवर हो गया, 7 का 1 से गुणा 7 और 4 जोड़ने पर 11 हासिल 1, 7 और 1 8, और 7 और 2 का गुणा कितना हो गया सर? 14%। तो हमारे प्रश्न का आंसर कहाँ रहा? ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का उत्तर रहा, 14% सेकंड डिस्काउंट है। ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने सीखा है, समझा है ना, वो आप चीज़ों आपको समझ में आ गया है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भी लगभग जो है डिस्काउंट में किस प्रकार के किस टाइप्स के प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और लगभग किताबों के हम लोग 85 से 90% प्रश्न अगर डिस्काउंट से संबंध रखते हैं तो वो हम लोग करने की स्थिति में रहने वाले हैं। तो चलिए सर, मैं फिर से एक बार निवेदन और कर लेता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें जो है आपको इस भावेश मैथ्स इस ऐप के ऊपर भी अवेलेबल होने वाली है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हो सकता है हम में से कई विद्यार्थियों ने प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर भी दिया होगा। और एक निवेदन और भी कर रहा हूं कि भी कल, यानी कल का अभिप्राय 11 नवंबर से इस ऐप के ऊपर हम लोग सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज भी, और उसके साथ में जो है कल से आपको इस ऐप के ऊपर कई लोगों के लिए उपयोगी चीजें, यानी कुछ पाठ्यक्रम भी, कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि एक बार जो है आप उस ऐप को भी डाउनलोड करते हुए कि भी क्या क्या चीजें आपके लिए उपयोगी हो सकती है वो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, याद रखेंगे समय रात को 9 बजे। थैंक यू सर।